कि जो ये नकली दवा बेचने वाला है इसको पता है कि कानून इतना इसमें आसान है कि आपको पहले वहां भेजेंगे बाहर, जबकि यही हॉर्टिकल्चर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, जो भी आप देखेंगे यही पैसा जब आप दुकान वाला, सीमेंट वाला, टेक्सटाइल, हमारा लेबर्स इसके साथ जुड़े हुए पूरा मार्केट, ये तो यही पैसा सर्कुलेट होता है। जब इस पे अगर हमें ये कुछ देंगे नहीं, हमेशा कहा इन्होंने कि हम ये माफ कर रहे, ये वेव कर रहे, लेकिन अमली तौर इन्होंने कुछ माफ लोगों को राहत नहीं दी। लेकिन वानी साहब, मैं कह रहा हूं ये सरकार काश हमें नकली दवा से निजात दिला। हम जो मैं खुद एक आर्चिडिस्ट हूं, मुझे हम जो सुनते घर में कहते कि हम 2 या 3 स्प्रे करते थे। हाँ, आज हमें इन्होंने 12 स्प्रे 8 स्प्रे पे पहुंचा है। इंडस्ट्री है, हमारी रोजी का मामला है ये, तो हम चाहते हैं जो इसके साथ हमें हमारी रोजी पे हमला करेगा उसको भी आप उसी तरीके से NDPS तरीके का कानून लाइए। हम अमरपुरा, तारजुआ या हारितार या बाकी गांवों में जो इंटीरियर्स है, जो जेन्युइन जो कर सकते थे, ये जिन्होंने 7 साल 8 साल 10 साल इनको लटकाया, अब ये होने हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिजाइन करूंगा अगर ये काम ये लोगों के नहीं करेंगे, जो जेन्युइन काम है, जो ड्यू काम है, इतने सालों लटकाया हुआ। मुझे आप बताइए क्या है चनड़ का हाल? पानी नहीं है चनड़ में। क्या है नोपोरा का, वहां बैंक नहीं है। आज PMGS में वो रोड चल रहा है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए नोपुरा रोड नहीं हुआ, जबकि आप देखेंगे महाराजा के ज़माने का ये रोड है और ट्रैफिक जैम कितना होता है, 4-4 घंटे श्रीनगर जाने में लगते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। वो लैंड जिसे हम कहते हैं ना एक्वायर करने के, लैंड एक्विजिशन, उसमें ही रुका हुआ है। हम चाहेंगे, मैंने इलेक्शन में भी कहा, इलेक्शन के बाद भी कहा, मेरी सबसे तरजीहात ये होगा कि वाइडनिंग ऑफ रोड हो, चाहे हमें फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिग। आज हमने दावत दी है इरफान साहब को, इरफान हफीज लोन साहब को इस मुलाकात के प्रोग्राम में। पहले हम इनका स्वागत करते हैं और खैर मकदम भी करते हैं प्रोग्राम में आने का। इरफान साहब ने टेलीविज़न पर या अवामी जलसों में बड़े बड़े डिबेट किए हैं और ये माने और जाने पहचाने हुए एक मुकर्रर भी है, एक कानूनदान भी है। इन्होंने सियासत भी की है, ये वकालत भी कर रहे हैं और की भी है, इन्होंने वकालत बड़ी अच्छी तरह से की है। माने जाने पहचाने एक वकील है ये ज़िला बारामूला के। पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने वकालत भी की है और फिर सियासत में आ गए। आपने DDC इलेक्शन लड़ा है और उसमें भी कामयाब आप हुए हैं। तो आपसे ये हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया? शुक्रिया सबसे पहले वानी साहब, आपने मौका दिया हमें यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूँगा कि बहुत पहले से ये जज्बा था लोगों की खिदमत करने का। और मैं 7वीं में पढ़ता था जब मेरे वालिद साहब इन्हीं मौजूदा हालातों के वो भी शिकार हुए। ही वॉज assassinated in 91 और आई वॉज स्टडिंग इन 7th क्लास। हफीज़ साहब। तो फिर जहाँ कहीं भी हम जाते थे तो सबका एक इफ़ेक्शन, शफ़क़त रहती थी और सब लोग कहते थे कि वो लोगों की अच्छी, जहाँ पर भी उनसे मुमकिन होता था लोगों की मदद करते थे, खिदमत करते थे। वो तो गए एट द एज ऑफ 38-39, तो लेकिन उस कम उम्र में उन्हें काफ़ी एक नाम कमाया था और लोगों की खिदमत करते थे। और जब वादी में सारे लोग यहाँ से बाहर निकले, वो हम जम्मू में थे लेकिन जम्मू से हम वापस आए और वो लोगों की खिदमत में रहे। और बहुत बड़ी बात यह है कि वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं थे और पॉलिटिक्स के बाहर रह के लोगों की खिदमत करना तो एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें जब वो शफ़क़त और जो लोगों का उसमें रहता था कि हमेशा वो कहते थे कि आप, वो मोहब्बत देते थे कि आप हफीज़ साहब के फ़र्जंद है, तो उस चीज़ ने मुझे एक मोटिवेट किया कि जो खिदमत खलकुला है
ये एक इबादत है और ये सबसे एक बहुत बड़ी दौलत है। और मैं यही समझता हूँ कि अगर आप कल चले जाते हैं, हम सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और उसमें अगर आपने अच्छा काम किया होगा और कल लोग आपका अच्छा बोलेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी और आखिरत में भी उसका फ़ायदा होगा। वही जज्बा था कि मैं उसके बाद ही स्कूल डेज़ या हाई सेकेंडरी में कभी दिल्ली जंतर मंतर, कभी वहाँ मतलब जो भी मुमकिन मुझे अवेलेबल तब होता था, मैं कोशिश करता था कि लोगों की जो मुश्किलात है, मसले मसाइल है, वो हल हो। और फिर जो भी एक्टिविस्ट लोग हमारे हैं उनके साथ मैं काम किया है और मुझे बहुत ही उससे सेटिस्फेक्शन होती थी कि मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक है इरफान साहब, जहाँ तक मैं हफीज़ साहब को जानता था, मरहूम हफीज़ साहब को, वो एक समाज सेवक था, सोशल एक्टिविस्ट था। उसका ये जो जज्बा था लोगों की खिदमत का और लोगों की बेहतरी के लिए वो हर बार सोचते थे और आपके वो वालिद थे, उसकी रहनुमाई में आपने पढ़ाई की, आप एक बेहतरीन ज़िला बारामूला के वकील बने हैं। तो अगर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने शुरू कहाँ से की अपनी पढ़ाई, कहाँ से की, आप ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से जारी आपने? मैंने यही मेरी स्कूलिंग यहाँ हम नर्सरी से लेके 10th तक यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल में हुई और उसके बाद बाकी तालीम भी यहीं कश्मीर में हुई और लॉ भी यहीं से हुआ। और बस बीच में फिर यही लोगों की खिदमत करते करते मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं ये इलेक्शन नहीं जीतते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारी एक इरम शर्मिला है, वो कई सालों साल वो भूख हड़ताल पे रही, कुछ नहीं खाया उसने। और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, शायद 13-14 साल मुझे याद नहीं है, वो भूख हड़ताल पे रही, तो उसने चंद 100 वोट खाली लिए। हमारे योगेंद्र यादव साहब, मैं दिल्ली में जब भी मैं बहुत आई एम इम्प्रेस विद मेनी ऑफ द एक्टिविस्ट, काफ़ी उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि वो सेल्फलेसली कैसे लोगों की खिदमत करते हैं। तो योगेंद्र यादव साहब ने भी इलेक्शन हारा, मेधा पाटकर जी हमारी, उन्होंने भी इलेक्शन हारा। तो लेकिन जब लगता था कभी हमें एज ए सोशल एक्टिविस्ट कि आपके पास जब तक कोई अथॉरिटी नहीं हो, लोगों का मैंडेट नहीं हो, चाहे आप किसी सियासी मसले पे भी बात करते, ज़्यादातर जब मैं कोई सियासी बात करता तो मुझे कहते थे आपका क्या एतमाद है, क्या कौन सा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है आपका। एक तो वो, और एक डेवलपमेंट के हिसाब से भी या गवर्नेंस के हिसाब से भी या पॉलिसी मेकिंग में भी अगर आपको लोगों का एतमाद मिलता, आप इलेक्टेड हो जाते हो, एक बहुत बड़ा रोल आपका बनता, आप अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते। तो मैं गया अवाम में, तो असेंबली के लिए मैंने उनको कहा, तब असेंबली मेंबर बहुत काम कर सकता था, बहुत पावर्स उनके हो सकते थे, अपने पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ डेवलपमेंट के हवाले बहुत काम कर सकता था। लेकिन तब लोगों ने मुझे एतमाद नहीं दिया, मैं इंडिपेंडेंट था, मैंने कुछ उसूलों पे कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उसूलों के लिए इन द सेंस कि आपने कुछ मौकूफ होता है, कहीं आपका वो नहीं आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। मैं उस मिजाज का नहीं हूं कि मेरे कुछ लोग, मैं देख रहा हूं कि पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में आके अब याद भी नहीं रहता कि एक साल किस पार्टी में होते हैं, किसी पार्टी के एमएलए, दूसरी जमात में वो मिनिस्टर रहते हैं, उससे जुड़ के तीसरी जमात को ज्वाइन करते हैं, फिर चौथी जमात। तो मेरा एक ये मिजाज है कि मैं अगर कल कहीं किसी पार्टी में चला जाता हूं तो मेरा ये मिजाज है कि मैं वो टर्न कोड जो है ना, जो बस मौका परस्त है, मैं उस मिजाज को नहीं मानता हूं। मैं तो इस वजह से मैंने इंडिपेंडेंट तब इलेक्शन लड़ा और लोगों की खिदमत के लिए कोशिश की थी, तब नहीं मिला। लेकिन अभी जो डीडीसी इलेक्शन हुए, मेरे मुकाबले में जो अलायंस कैंडिडेट भी था, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जॉइंट कैंडिडेट था, मेरे खिलाफ सियासी तौर एक एक्स एमएलए थे, वो अपनी पार्टी के, तो एक बहुत ही कड़ा मुकाबला था। मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं, अल्लाह ताला का शुक्रिया करता हूं कि मैंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सामने बड़ी बड़ी पार्टियां और एक्स एमएलए, अपनी पार्टी, तो लोगों ने मुझे एतमाद दिया और इंशाल्लाह
मैं कोशिश करूंगा उनके हर राइट्स की, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, दयानतदारी से काम करूंगा और इंशाल्लाह कभी उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं उनके तौक़ात पे खरा उतर पाऊं, इसके लिए दुआ करता हूं। जी जी। अच्छा वकील साहब, आप डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एक बेहतरीन वकील थे, एक कामयाब वकील थे आप, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, फिर आप सियासत में आ गए। देखिए मैंने कहा आपको जी 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 अब फिर सियासत में आ गए। आपको क्या लगता है सियासत और वकालत इसमें क्या डिफरेंस है? आप वहाँ से वकालत से लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, या सियासत से आपसे लोगों की खिदमत हो सकती है ज़्यादा या नहीं हो सकती? मैं आपका सवाल मैं जनाब आपका सवाल समझ गया। मैंने आपको अर्ज किया कि एक हमारा यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम है, जब तक आपको लोगों का मैंडेट नहीं होगा, आप एक प्रोसेस के थ्रू नहीं आते हैं, तो आप कितनी भी अच्छी वकालत करें, वहाँ एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, वहाँ पर भी आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रह के, वहाँ एक पर्टिकुलर दायरे में रह के आप खिदमत कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट, बाकी चीज़ आपका एक जहाँ पर आपको एक लोगों का एतमाद मिलता है, फिर आपको कानूनी तौर एक राइट बनता है कि आप कुछ डिसीजंस ले, कुछ लोगों के बेहबूदी के लिए कुछ कहे, तो उस आवाज को वहीं पर रिकग्निशन मिलेगी जब आपको लोगों ने चुना होगा। तो उस वजह से हम इस प्रोसेस में आ गए। और उसके साथ साथ जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए वानी साहब, आप देखेंगे कैसे जैसे आपका नेशनल हाईवे है, श्रीनगर से बारामूला हम उड़ी चाहते हैं और एक्सटेंशन इसका हो आगे कुपवाड़ा से, क्योंकि कहीं लोगों ने हमें ये कहा कि भाई हमें एक्सक्लूड मत करें, हमारा भी हक बनता, हम जायज़ उनकी बात है। तो उसमें हम यही चाहेंगे कि यहाँ के बहुत पावरफुल लोग रहे नॉर्थ से, जो सरकार में भी थे, एमएलए भी थे, मिनिस्टर में भी थे, लेकिन अभी तक ये वाइडनिंग ऑफ रोड नहीं हुआ। जबकि आप देखेंगे महाराजा के ज़माने का ये रोड है और ट्रैफिक जैम कितना होता है, 4-4 घंटे श्रीनगर जाने में लगते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। वो लैंड जिसे हम कहते हैं एक्वायर करने के, लैंड एक्विजिशन, उसमें ही रुका हुआ है। हम चाहेंगे, मैंने इलेक्शन में भी कहा, इलेक्शन के बाद भी कहा, मेरी सबसे तरजीहात ये होगा कि वाइडनिंग ऑफ रोड हो, चाहे हमें फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी क्यों ना करना पड़े, कि भाई इसमें एक्सपीडिशियसली जज से जज टाइम बाउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि शुरुआत हो जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे आपने कहा आप क्यों आए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे इलाके में कुछ लोग रहे, एक हमारे ये जी जो पब्लिक फिगर है वो 16 साल एमएलए रहे, 3 साल मिनिस्टर रहे, दूसरे कम ही समय रहे, वो 3 साल एमएलए रहा। लेकिन आप देखिए, मैं वसूख के साथ कहता हूं, जो 3 साल एमएलए रहा, शायद ही 1 या 2 दफा वो अपने इलाके में गया होगा। आप चेक करिए, क्योंकि जब वीआईपी कोई जाता है तो पुलिस के पास वो होता है रिकॉर्ड। आप जाइए, अगर 2 या 3 दफा के अलावा वो गया होगा अपने 3 साल में, कम ही समय था जो वहां के एमएलए रहे, तो वो नहीं गए। शायब साहब की बात मैं कर रहा हूं, मेरे भाई है, लेकिन सियासी तो मेरे सियासी हरीफ है। 3 साल में मैं वसूख के साथ कहता हूं नहीं गए। मैं माफी मांगूंगा अगर मैं झूठ बोलता हूं, 3 साल में वो 3 दफा भी नहीं गए होंगे, तो मुश्किल से शायद 3 दफा गए होंगे। तो इसी तरीके से दूसरे हमारे जो मिनिस्टर भी रहे वहां से, बशारत साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 16 साल एमएलए रहे। मुझे आप बताइए, क्या है चुनड़ का हाल? पानी नहीं है चुनड़ में। क्या है नोपोरा का, वहां बैंक नहीं है। आज पीएमजीएस में वो रोड चल रहा है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए नोपोरा जो डेवलपमेंट वहां पर होनी चाहिए, वहां पर आप कैनाल्स का हाल देखिए, जो वहां पर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, नहीं है। आप हाईगाम तारजुआ अलीबाग का रोड देखिए, मेन रोड। कुछ लोगों को शक लगता है शायद हम इंटीरियर की बात, हम मेन रोड की बात कर रहे हैं। कितने सालों से वो काम पड़ा हुआ है, उतनी इंसान की आज उम्र नहीं है 21वीं सदी में, और इतने बड़े गांव और इतने हिस्टोरिकल गांव, वहां पर रोड की हालत देखिए आप। हारतार एक गांव है, सैनिचुरी जहां पर वेटलैंड है, वहां रोड देखिए, जो आगे वहां तारजुआ से कोई नहीं जा सकता है, वहां पर पैदल भी नहीं जा सकता इंसान। अब चेक करिए अगर मैं झूठ बोलता हूं। इसी तरीके से आप देखिए सीर संग्रामा देखिए, जो ताज है संग्रामा का इंटीरियर आप देखिए, बाहर शाह कॉलोनी देखिए, सईद कॉलोनी देखिए, वहां पेट्रोल पंप से वो कॉलोनी देखिए, इंटीरियर वहां से देखिए, सीर का हाल देखिए। पसनाग बूसू आप देखिए, पसनाग बूसू वहां बुरा हाल है। और रिंजी त्रुमगुंड में बिल्कुल पानी
है ही नहीं वर्चुअली। आप समझे मेरी बात? तो ऐसे हालात, पोतखा इंटीरियर आप देखिए सिर्फ, तो इस वजह से, या वो क्रांगशुन, ये तो हमने मैग्डमाइज किया गवर्नर रूल में, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जाने के बाद वो जो मेन रोड है। अब कुछ काम आए हैं, जैसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, 10 लाख रुपए आए, वो हमारे बनने के बाद नहीं आए, पहले से आए हुए। हमारी कोशिश होगी कि वो 10 लाख बैक टू विलेज में जो है हर पंचायत में डिपॉजिट है, 20,000 किट के लिए दुआ, और बाकी अमाउंट काम के लिए लग जाए। लेकिन उसमें टेंडरिंग की प्रॉब्लम है कि उसी गांव का डी क्लास ठेकेदार होना चाहिए। सरकार ने एक ऑर्डर निकाला उसी गांव से, तो वहां से वो डी क्लास हमें ठेकेदार नहीं मिलते, तो उस वजह से वो पैसे पड़े हुए हैं। तो हमारी इसमें ये कोशिश रहेगी कि ये इसी तरीके से, जैसे वागुब में अभी हमने कोशिश कर रहे हैं, हम वागुब में जैसे है वहां पर ऑलरेडी हमारे बनने से पहले लोग वहां पर वो कुछ फर्स्ट वो ग्रेड सेकंड हुआ है, अब वहां पर मैग्डमाइजेशन है, वो हमारे टाइम पे नहीं हुआ, हम पहले से वो हुआ है। लेकिन अब हमारी जो कोशिश रहेगी कि जो कुछ प्रोजेक्ट जो वहां पर जैसे तारजुआ, हाईगाम, अंबरपोरा रोड है, हमने उसमें कोशिश करी है कि वो 7 साल से क्यों पड़ा हुआ है, हमने जबरदस्त उसके लिए लड़ रहे, और हमें यकीन दहानी दी गई है। मैं आज भी वहां पर गया हुआ था, वहां पर जो ये कि इसमें काम लगे, दफ्तरों में जाते हैं हम, उनके पास जितना भी मुमकिन हमसे होता है, टॉप लेवल से नीचे तक सबसे मिलते गुजारिश करते कि उस रोड को हमें ठीक कर दे दीजिए, तारजुआ, हाईगाम, अंबरपोरा, अलीबाग और हरितार। इसी तरीके से पानी का मसला है, हम चाहते हैं कि रिंजी तुरमगुंड को पानी मिले, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो ये पैसे कोई चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई, ये हम ये कह रहे हैं कि पैसे तो सरकार अवाम का है, ठीक है, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन है कि अगर आप वक्त पे इन लोगों को ये एग्जीक्यूट करे और ईमानदारी से एग्जीक्यूट करे, वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। ये कोई जेब से पैसे नहीं देता है। मुझे कोई कहेगा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट का, मैं कह रहा हूं ठीक है, मेरा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि 7 साल जो 16 साल एमएलए रहा, 3 साल मिनिस्टर रहा, वो नहीं रिंजी और तुमगुड़ को पानी दे पाया, वो फिल्टर्ड पानी नहीं दे पाया नोपुरा को, संग्रामा को, लालड़ को, अमरगढ़ को, वोगुब को, क्रांगशुन को। अगर आज हमारे पीएचई वाले उसमें कोशिश करे, दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर आज हम इस रोड को बनवा सकते हैं, कोशिश करेंगे, अगर हम आज अंबरपोरा, अलीबाग, तारजुआ, हरितार को बना सकते हैं, हमारी कोशिश होगी। और नरेगा के थ्रू 14 FC जो RDD रूरल डेवलपमेंट है, उनके जो स्कीम्स है, उनको हम अमल में लाके वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की डेवलपमेंट हो, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और लोग उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि पहले से जो मिनिस्टर थे, एमएलए थे, ये तो छोटा सा एक डीडीसी है, डीडीसी और एमएलए और मिनिस्टर में, और वो भी जब यहां सरकार होती थी, एक काफी फर्क है, आसमान और जमीन की फर्क है। मुझे वानी साहब कभी आई विश, मुझे शौक होता है कि काश मैं कुछ साल पहले लोगों ने एतमाद दिया होता, तब जो एमएलए मिनिस्टर के पावर्स होते, मैं दिखाता कि मैं कितनी डेवलपमेंट करता। मैं उस समय में आया जब सब कुछ डीडीसी के उतना ये नहीं है, सबको पता है डीडीसी और मिनिस्टर में। काश मैं तब बना जब एमएलए के बहुत पावर्स होते थे, जब मिनिस्टर के पावर्स, डेवलपमेंट के साथ साथ मैंने पॉलिटिकल राइट्स की भी बात की होती और इफेक्टिवली की होती और रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया होता। लेकिन तब अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था, लोगों ने एतमाद नहीं दिया। अब ये छोटा सा डीडीसी में बना हूं, रात दिन इसके साथ हूं। मुझे 4 महीने का हिसाब मांगे, 2 महीने कोरोना था है से चल रहा है, हम अभी कोरोना में 1 महीने से ज्यादा, और उससे पहले चिलाए कलान था। लेकिन मैंने कोई इसमें भी कसर नहीं छोड़ी, गांव गांव जाके लोगों का सुना, कोशिश की मसले हल होने चाहिए। जो भी हमारी मीटिंग हुई काउंसिल की या बाकी मीटिंग्स हुई, दफ्तरों में गए, ये उनको बताया, जवाब दे बनाया, कहीं पर बहुत हम्बल तरीके से, जहां पर कोई मानता नहीं था, जो भी तरीका हमें था जायज तरीका, उससे उनको कहा कि मोटिवेट किया, भैया आपको करना होगा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक चीज यहाँ मैं इरफान साहब जरूरी समझता हूँ आपसे पूछना, एक वाटर सप्लाई स्कीम बनी है शाक वार्डा सीर जागीर और चनड़ की, हाँ 2 सीर जागीर, वो जहलिम का पानी है, सीर जागीर को देना है, तीनों सीरों को, और धाराई का भी इसमें है। बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल पता है, मगर कहीं साल से वो लटक रही है वो स्कीम। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सीर वगैरह इलाके को पानी मिला है, मगर फिर भी चिनट लटक रहा है।
चिनिट को तकरीबन मैं समझता हूँ 100 साल से बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपका, मैं समझ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। जो वहां पर पानी जो है वो इस वक्त जो बुनसीर है, जिसे गुरसीर भी कहता, उनको मिला हुआ है वो OHT का पानी। और जहां तक यहाँ का मामला, वो लैंड ओनर जो है उसको पैसे बंद है, उसमें इशू है। मैंने AD साहब की नॉलेज में भी लाया, उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर, उन्हें मसला लिया कोई वहाँ पर टेक्निकल कोई उनको इशू है, वो रिजॉल्व करके वो उनको पैसे दे देंगे और ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उनके पास है, उनको कोई अकाउंट जनरल ऐसा ही कुछ उन्हें कहा, वहाँ पर उनको रिजॉल्व करना है। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल करीब में ये मसला हल होगा। मैंने मेरी नोटिस में है। उसके साथ साथ मेरा जो ये था कि जो चनड़ है, नोपुरा है, शाकवाड़ा, इवन रिंजी, त्रुमगुंड, हाईगाम, अंबरपोरा, अलीबाग, सीर, मेरा ये था कि जो ग्रेविटी पानी ऊपर से आता था ना सरन से, चनड़ को भी और संग्रामा को भी, इन गांवों को उसी से पानी मिलना चाहिए। और बाकी भी पिए, दाएं बाएं जो भी इलाके हैं उनको भी पिए, लेकिन जो पहला आपका भी हक बनता है, जो आपको, वो मुझे लगता है एक अजीब सा कि आपको वहां से जहलिम से पानी लाके यहां चढ़ाया जाएगा। अच्छा होता कि ऊपर से जो आपको पानी आता था पैसा बर्बाद हो गया। उससे तो मैं कह रहा हूं 1 किलोमीटर शाकवारा अगर ऊपर से आप चन्नर में देखेंगे, वया नोपुरा आता ना, जो मिरागुंड से आपको आता, मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में आपका मसला हल हो जाता। नहीं होता इससे बहुत, इसका इतना सा पैसा उसमें वो हो जाता है। तो इसी तरीके से PMGSY का हमें रोड है पोतखा से लेके यहाँ मनगाम तक, वागूरा जो वाया जाता है शाकवाड़ा से, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, पोतखा से लेके मुकाम तक जो है इसको एक्सक्लूड किया है प्रोजेक्ट से। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस पे कि वो उस रोड को भी इंक्लूड करे, और हमारी कोशिश होगी कि ये काम जो पैसे है लेकिन ये अमल दरामद हो और एग्जीक्यूट हो, क्योंकि लोगों को सताया गया ना। वानी साहब, आप अंदाजा करिए, हाईगाम जैसे, मैं बार बार क्यों दो रहा हूं, आपको अंदाजा, एहसास दिलाने के लिए सबको कि आप ये नहीं चलेगा, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई विल बी लास्ट पर्सन टू टॉलरेट दिस कि हाईगाम, अमरपुरा, तारजुआ या हारितार या बाकी गांवों में जो इंटीरियर्स है, जो जेन्युइन जो कर सकते थे, ये जिन्होंने 7 साल 8 साल 10 साल इनको लटकाया, अब ये होने हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई हैव डिसाइडेड, आई विल, मैं रिजाइन करूंगा अगर ये काम ये लोगों के नहीं करेंगे। जो जेन्युइन काम है, जो ड्यू काम है, इतने सालों लटकाया हुआ है। अब वो CRF में कुछ रखा था, वो भी वाइंड अप हो गया। अब ये लैंग्वेजिंग में आए हैं बहुत सारे हमारे, हम कोशिश करेंगे हाल हो जाए। जी, इरफान साहब के जज्बात और इनके जज्बात को हम सलाम करते हैं। इनके जो जज्बात है इस लोगों की खिदमत करने का, और ये जो कह रहे हैं कि जो मैं रिजाइन करूंगा अगर ये काम नहीं हुई है, तो किस लिए वानी साहब आप बताइए, किस लिए आप फिर रहेंगे? अगर मैं कह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रूरल डेवलपमेंट में 14 FC एक है, उसमें आपको गुंजाइश है 30-40 लाख तक आप खर्च कर सकते हैं। आपको मनरेगा में है, एक ही गांव में 50-60-70 लाख तक, 1 करोड़ तक खर्च कर सकते जायज तरीके में, अगर आपको वहां जरूरत होगी, इतनी आपको रूरल डेवलपमेंट में गुंजाइश। उसके बाद आपको 10 लाख रुपए आए हैं बैक टू विलेज के। कुछ दिन पहले 23 लाख प्लस, जिसमें 1 लाख हमें बैड आप पंचायतों में लगाए, ये आए हैं गांव में। आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, LT चाहिए, डेवलपमेंट के लिए कहीं पर आपको कैनाल की इंप्रूवमेंट करनी है, रोड के लिए 23 लाख, 25 लाख और कौंसल में आए। ये अदर देन PMGSY, R&B, PDD, बाकी जो है JKPCC, ये सिर्फ रूरल डेवलपमेंट का है। ये कैपेक्स बजट और RDD है। आप अंदाजा करिए, अगर आप ये पैसा जमीनी सतह तक पहुंचाएंगे, इसे मॉनिटर करेंगे, आप मेहनत करेंगे कि ये एग्जीक्यूट हो, जो लोगों के काम है, ये पैसा है आपके पास। लेकिन और आप अंदाजा करिए, जब ये आपके करोड़ों रुपए एक गांव में, एक साल एक गांव में, पंचायत में, आप अंदाजा करिए, तो वो गांव कितना खूबसूरत डेवलपमेंट से बनेगा, कितना खूबसूरत बनेगा। कोई किसी भी डेवलपमेंट बेसिक चीज की कोई फुकदान नहीं होगी, लेकिन कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर कोई करप्ट है, हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारे बहुत अच्छे अफसरान हैं। मैंने ये तजुर्बा देखा वानी साहब, चाहे PHE वाले हो, R&B वाले हो, PDD वाले हो, हमारे ब्लॉक के लोग हो, हमारे वर्दी BDO साहब साहिबान हो, बहुत कोऑपरेटिव है,
बहुत मेहनत लोग कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में फॉल्ट है। ये है 10 लाख रुपए अकाउंट में और टेंडर के लिए रखा है डी क्लास, पैसे 1 साल 1.5 साल से पड़े हुए हैं। सिस्टम में प्रॉब्लम है। आपने इन 30 लाख में बिल फर्ज या 10 लाख में जो बैक टू विलेज में, या 30 लाख जो 1 महीने पहले, 10 दिन पहले हमने प्लान दिया हमारे ग्राम सभा ने, ब्लॉक पंचायत ने, वहां पर मान लीजिए आपने रखा है कि भाई यहां पर ये पाइप डालो पीएचई की, पानी की पाइप, वहां से उसने ऑलरेडी जल जीवन मिशन में रखा है। जल जीवन एक मिशन है जिसमें बहुत पैसे आए हुए हैं, इन हंड्रेड्स थाउजेंड्स रादर। तो आपने यहां से इसमें रखा, वहां से उन्होंने उसमें रखा। आपने यहां से रूरल डेवलपमेंट से गांव में ये इनर लिंक्स रखे, इसमें भी करो, इसमें भी करो। वहां से आपने R&B वालों को भी गुजारिश की, वहां से आपने दूसरे प्लान में भी रखा। तो ओवरलैपिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंसान तो बहुत परेशान हो जाता। तभी मैं कहता हूं कि सिस्टम में फॉल्ट है जी। नाज़रीन, आप समझते होंगे लोग सियासत में आते हैं घर बनाने के लिए, मगर अपने इरफान साहब ये आए हैं लोगों के घर बनाने के लिए, लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, रास्ते बनाने के लिए आए हैं। ये जो एश्योरेंस दे रहे हैं ना, मैं रिजाइन करूंगा जब कोई काम नहीं होगा, मुझे क्या हक बनता है फिर यहाँ पे इस कुर्सी पे रहने का? कोई हक नहीं बनता है जब काम नहीं होगा, अवाम का काम नहीं होगा। जिन लोगों ने इनको वोट डाला है और वोट डाल के इसको चुना है, अपना नुमाइंदा चुना है, और इसकी वसातत से कोई काम अपने देहात में या गांव में या शहर में काम नहीं होगा, तो ये इरफान साहब का बड़ापन है। ये कहते हैं कि मैं रिज़ाइन करूँगा। आप नाज़रीन समझते होंगे। मगर इरफान साहब, एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इलेक्शन जीता है तकरीबन 40 देहात से, 40 देहात के लोगों ने लगभग जी 40 विलेज। ये लोगों में बिजली का मामला है, पानी का मामला है, रोड का मामला है, ज़राअत का मामला है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मामला है। किसान परेशान है। अभी 2016 में एक ऐसी हड़ताल चली कि हॉर्टिकल्चर का जो सिस्टम नुकसान हो गया, बहुत अप्स एंड डाउन हो गया, वो टर्टल हो गया, यानी कि उसका वो रूट जड़ से उखड़ गए हैं हॉर्टिकल्चर के। किसान परेशान हो गए हैं। ये 2-4 साल जो चले हैं, ये कश्मीर पर ये जैसे कि मैं ये अभी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहे हैं, बिल्कुल बीमारी की वजह से, अल्लाह ताला रहम करे। और एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा। अभी 70% लोग, अभी बता रहा था मेरे वास्ता बिला वास्ता इसके साथ जुड़े हुए हैं, मुंसलिक है, बिल्कुल मुंसलिक है। और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकली एक पैकेज है ये रियासत जम्मू कश्मीर का, ये हॉर्टिकल्चर बिल्कुल सेक्टर है। बिल्कुल। अभी इसको ये सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं माना है। तो इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए अभी पहले ये मैं बात कहूँगा, नकली दवाओं की वजह मैं सर वानी साहब, गुलाम हसन साहब, मैं आपका सवाल समझ गया। मैं आपको एक तो कहने की बात है, आप जमीनी हकीकत से वाकिफ है कि यहां पर जो असली हमारी इकोनॉमी है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी जो है, वो हमारा ये एप्पल है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, लेकिन ये देखा गया है कि इस फ्रूट सेक्टर को अभी तक, जब आप देखेंगे ना, मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए, रिकॉर्ड निकालिए, आप एक RTI करिए और सरकार से निकालिए इंफॉर्मेशन कि जब आप देखेंगे एलोकेशन ऑफ फंड्स, बजट जब पास होता था तो बहुत कम, सबसे लास्ट में कम बजट किस सेक्टर को दिया जाता था? हॉर्टिकल्चर को, जबकि यही हॉर्टिकल्चर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, जो भी आप देखेंगे यही पैसा, जब आप दुकान वाला, सीमेंट वाला, टेक्सटाइल हमारा, लेबर्स इसके साथ जुड़े हुए, पूरा मार्केट, ये तो यही पैसा सर्कुलेट होता है। जब इस पे नुकसान होता है, आप देखेंगे मार्केट भी हमारा, उसमें भी मंदी, वो भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री को हम इतने ब्रीफ में इस प्रोग्राम में नहीं आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी सरकार के पास इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। आप अगर हमें ये कुछ देंगे नहीं, अगर हमें ये कुछ देंगे नहीं, हमेशा कहा इन्होंने
कि हम ये माफ कर रहे, ये वेव कर रहे, लेकिन अमली तौर इन्होंने कुछ माफ लोगों को राहत नहीं दी। लेकिन वानी साहब, मैं कह रहा हूं ये सरकार काश हमें नकली दवा से नजात दिलाती। हम जो मैं खुद एक आर्चर्डिस्ट हूं, हम जो सुनते घर में कहते कि हम 2 या 3 स्प्रे करते थे। हाँ, आज हमें इन्होंने 12 स्प्रे 8 स्प्रे पे पहुंचाया। मैं लास्ट टाइम देख रहा था कि एक यूनिवर्सिटी ने एक हमें शेड्यूल दिया है, उसके मुताबिक इफ आई एम राइट शायद 23 स्प्रेज हमें करने हैं, 18 स्प्रेज हमें करने हैं पूरे साल में। तो हमें पूरा किसमें रहना है, इसी में। अब जो भी हमें था, लेकिन सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर्स, खाद आप देखिए, दवाइयां देखिए, इसकी जो हम स्प्रे कर रहे हैं, सरकार तो एक ऐसा कानून ला सकती है जैसे कोई नकली या एनडीपीएस में कोई जिसको गिरफ्तार किया, एफआईआर होता है, उसको बेल नहीं होती है। मैं चाहता हूं जिस तरीके से ये हमें इंडस्ट्री है, हमारी रोजी का मामला है ये, तो हम चाहते हैं जो इसके साथ हमें हमारी रोजी पे हमला करेगा उसको भी आप उसी तरीके से एनडीपीएस तरीके का कानून लाइए, क्योंकि जो ये नकली दवा बेचने वाला है इसको पता है कि कानून इतना इसमें आसान है कि आपको पहले वहां भेजेंगे बाहर। यहां तो लेबोरेटरीज भी नहीं है, श्रीनगर लाल मुंडी में एक है, वहां पर भी वो किसी काम की नहीं है। ये हरियाणा वहां भेजते हैं और उसमें सालों साल रिपोर्ट आती है, फिर अगर आपको होगा भी जुर्माना होगा तो क्या होगा। ये कोई ऐसा नहीं है सजा आपको कि आपको डिटरेंस होगी, आप इसे पीछे रुकेंगे। तो इसलिए हम इनको कोई कहते हैं कि खाली आप हमें नजात दिलाइए इस नकली दवा से, नकली खाद से, ये जो माफिया है इससे हमें छुटकारा दीजिए। सरकार को अगर आप कुछ इसको बूस्ट नहीं करें, लेकिन इसको नुकसान मत दीजिए। सर इरफान साहब, मैं जरा इसमें थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूं कि कहीं ये कार्रवाई जो नहीं हो रही है इन डीलरों के खिलाफ, इन कंपनीज के खिलाफ जो सब स्टैंडर्ड, जो गैर मियारी अद्वियात, फंजिसिड हो, सिस्टमिक हो या कोई और, मैं जनाब कह रहा हूं ना, कानून लाए ना। जब आपका कानून ही कमजोर है तभी तो हम कह रहे हैं, अगर हमें एक इस पे एक आवाज उठानी चाहिए कि इसमें आप सख्त कानून लाए। जब आप कानून लाएंगे ना, तभी ये नकली दवा बेचने वाला, नकली खाद बेचने वाला, इसको तो ये डर जाएगा, पीछे रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें कानून लाना चाहिए। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जी। ये जो कार्रवाई नहीं हो रही है इनके खिलाफ, ये बड़े बड़ी कंपनीज के मालिक हैं, ये बड़े रसूख वाले लोग हैं जी, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, हजार 10-10 हजार करोड़ की दवाएं बेच रहे हैं, बागात की J&K में है या हिमाचल में या और किसी जगह में है, बेच देते हैं। कहीं तो इसमें करप्शन का तो कोई ये अंसर तो नहीं है कि करप्शन की वजह से बिल्कुल जनाब, हम कह रहे हैं पूरा सिस्टम, जब हम कह रहे हैं सिस्टम में लूप होल से कमी है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। ये तो उसमें कोई इन्फ्लुएंशियल है, कोई और चीज भी, फेवरेटिज्म है, निपोटिज्म है, करप्शन है, सारी चीजें तो है मिला के। लेकिन हम तभी कह रहे हैं कानून लाए, वो एक अच्छी बात रहेगी इसको रोकने के लिए। बाकी साथ साथ इन चीजों में भी अदरवाइज भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि जो ये चीजें इस इंडस्ट्री के साथ खेल रहे हैं। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि जो हमें अननोन था हमारे सोसाइटी को, जो हमें पता ही नहीं था कि ये चीज क्या होती है, वो ड्रग एडिक्शन है, जो हमारे हर गांव में बच्चे मुब्तला इसमें हो गए हैं। और आपको भी पता होगा, हर गांव में हमें पेरेंट्स आते हैं, कुछ मदद करिए, जरा इस बच्चे को बांधी रखे, शाम को हमारी पिटाई करता है। हर गांव में हमें रिपोर्ट है कि बहुत सारी एक बड़ी जवानों की तादाद जो इसमें मुब्तला हुई है। तो हम सब लोगों से, अवकाफ कमेटीज से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, अपने जो लोकल वहां पर बाशूर जिम्मेदार लोग हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि जो भी मुमकिन कदम हो वो इस पे उठाए। और ये जो है ये एक बहुत ही, इस वबा से भी ये खतरनाक है जिस तरीके से ड्रग एडिक्शन का यहाँ पर ये चल रहा है। ये घर मतलब हर, आई मीन टू से, हर गांव में एक बहुत जवानों की तादाद है जो इसमें जो इसमें मुब्तला हुए हैं। तो ये हम इस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, उसमें जाए बिना कोशिश करें हम अपनी लेवल पे कि ये जो ड्रग की वबा है, ड्रग एडिक्शन में जो लोग मुब्तला है, अगर हम इसे रोक नहीं पाए, अंदाज़ा करिए हमारा क्या हाल होगा। तो उसमें भी हम चाहेंगे कि सबको सामने आना चाहिए, उस बीमारी के खिलाफ, उस वबा के खिलाफ भी लड़ना चाहिए। जी नाज़रीन, आप समझ रहे होंगे कि इरफान साहब कहते हैं कि वालिदीन के लिए ये खास बात है, वालिदीन को तवज्जो देना है।
अपने बच्चों पर, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, वो कहाँ हाँ, इल्जाम तराशी करने के बिना तो नहीं गए हैं। ड्रग एडिक्ट तो नहीं बने, वो चरस गांजा वगैरह तो नहीं पी रहे हैं। वालिदैन के लिए इरफान साहब का ये खुसूसी पैगाम है, वालिदैन को बच्चों पर हाथ रखना है, हाथ पकड़ना है, उनको देखना है किस तरफ जा रहे हैं, वो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं या बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है। इरफान साहब कहते हैं ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, और समाज और सोसाइटी में औकाफ कमेटियाँ होती है, बाकी ये सिविल सोसाइटीज होती है, उनको भी ध्यान देना है, इस तरफ देना है कि ये हमारे जवान किस तरफ जा रहे हैं। जी, आखिर में हम इरफान साहब पूछना चाहते हैं कि सोसाइटी में करप्शन की बिना से कोई काम निकलता ही नहीं है। जैसे हम आज ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक ये डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो बीडीसी मेंबर्स आए हैं या डीडीसी बीडीसी जी या पंच सरपंच जी जनाब डेवलपमेंट अथॉरिटीज में ये जो काम कर रहे हैं, या वो क्या काउंसिल बोलते हैं उसको, वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जी जनाब या ग्राम सभा जिससे बोलते हैं, तो आए दिन ऐसी ये वीडियो वायरल होते हैं या ऐसे वो ऑडियो वायरल होते हैं कि कोई डिमांड कर रहा है कि 10% कोई डिमांड कर रहा है, कोई 15% डिमांड कर रहा है। अभी मैं एक वीडियो सुन के आ रहा हूँ, तो कोई उसको डिमांड कर रहा है, कहीं वो इमाम बाड़ा की वो दीवार बनानी थी, उसको 2 लाख रुपए उसको मिल रहे थे, 2,20,000 मिल रहे थे उसको बनाने में, तो उसको वो डिमांड कर रहा था आपको देना है 20,000 देना है। ये कहीं रिश्वत का जो ये मामला है, आप मुझे लगता है कि आप जैसे आए हैं, ईमानदार लोग आए हैं, सामने आए हैं, तो आप किस नजर से देखते हैं इसको? देखिए मैं कह रहा हूं करप्शन के खिलाफ जो है 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। 0 टॉलरेंस। हाँ, इसमें एक कानून है हमारा एंटी करप्शन एक्ट में कि जिसके भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हो फ्रॉम नोन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब अगर आपकी 10 रुपए आमदनी है, अगर आपने 20 रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है और आप सरकारी मुलाजिम है, तो आपको उसमें उस प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है सरकार। तो जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़ी लेवल पे सरकार में जो लोग थे नेक डीप इन्वॉल्व, जब वो पॉलिटिक्स में आए तो क्या उनके पास था, और पॉलिटिक्स में रहने के बाद कितने क्या है उनके पास, दुनिया जानती है। ठीक है, तो ये आज की बात नहीं है। करप्शन एक वबा है, और ये एक जैसे आप देखिए हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह, उसमें मतलब ये है कि अगर आप कोई किसी का हक खाते हैं तो परवरदिगार भी उसे माफ नहीं कर सकते। तो आपको कहा गया है कि किसी का हक मत खाइए। तो अगर आप करप्शन कोई करता है खुदा ना खास्ता, तो वो किसी का हक खाता है। तो इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब है, जो आपने अभी बात कही कि पूरा सिस्टम में फॉल्ट है, लेकिन सारे लोग करप्ट नहीं है। ऐसा तासुर दिया जाता है वानी साहब कि जैसे सारे सरपंच साहिबान, पंच, हमारे ब्लॉक के लोग, बाकी आप देखिए ना, बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी हमारे सरपंच पंच, उनको घर में झगड़ा है कि आप बगीचों में भी नहीं जाते, अपनी फैमिली का केयर नहीं करते, आप नुकसान कर रहे, सारे लोग घाटे में चले जा रहे हैं। मैक्सिमम हमारे VLW सेक्रेटरीज, BDO साहिबान बहुत से ऑनेस्ट, मैक्सिमम ऑनेस्ट है। ये एक ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे वहां पैसे आए, इसमें टेंडरिंग होती है। आज RTI का जमाना है, ऐसा भी नहीं है चोरी, बहुत ज्यादा चोरी है, लेकिन सबका कहना कि सारे लोग ऐसा मामला नहीं। मैंने देखा, मेरा तजुर्बा, बहुत सारे डेडिकेटेड ऑनेस्टली काम करते हैं। और जहां तक आपने कहा कि वीडियोस वगैरह, उसमें यह है कि जब तक हमारा यह है कि किसी के खिलाफ कोई इल्जाम साबित ना हो, तब तक वो बेगुनाह है। इससे पहले भी कोई ऑडियो आया, आज भी ऑडियो आया, तो कैसे आप कह सकते हैं उसका हो सकता है? अभी मैंने सुना कि वो कह रहे कि ये सही नहीं है, उनकी आवाज नहीं है, खुदा करे वही सच हो। तो जब तक ये साबित ना हो, तब तक हमारी नजरों में वो एक ये बुजुर्ग औरत है। तो हम समझते हैं कि जब तक वो साबित ना हो, तब तक हमें उसे बेगुनाह ही मानना चाहिए। और लेट देयर भी वो पता उसमें चल रही है ऑलरेडी कोई इंक्वायरी, उससे पता चलेगा। जी अच्छा सर, अब वक्त भी मुझे लगता है जी नहीं दे रहा है, बहुत जी हुआ है। तो आखिर में आप अपने जवानों को, अपने किसान भाइयों को, अपने हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज के व्यापारियों को, या अपने यहाँ कश्मीरी जवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो आपका तजुर्बा है
तजुर्बात की बुनियाद पर आप आगे बढ़ रहे हैं। लोग सियासत में आते हैं अपने घर बनाने के लिए। आपने तो अपने घर ही को भी, मैं ये समझता हूँ आपने अपने घर को आग लगा दी है, तो फिर आग लगा कर आप अपने सियासत में आ गए, घर छोड़ के आ गए आप। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप अपने कश्मीरी जवान? देखिए, मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा। मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता हूँ वाकई ही कि मैं पैगाम दूं, लेकिन एक जो तजुर्बा छोटी लेवल पे मुझे है, मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो है, आप देखिए कोरोना ने एक मैसेज दी है कि अगर आप करप्ट है, कितना भी आपके पास है, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो आप बिल्कुल जमीन पे आ जाते। आपने देखा कितने बड़े बड़े लोग, अमीर, बड़े पावरफुल लोग, लाचार, बेबस। हाँ, पिछले साल का भी आप कोरोना याद रखें। हाँ, इंसान से डरता था। तो इसमें एक मैसेज है ना, मैसेज है। अगर हम इस मैसेज को नहीं समझ पाएंगे तो बदकिस्मती है। तो उसमें यही मैसेज है कि ये दुनिया जो है मेटीरियलिस्टिक हमें छोड़नी है। 60-70 साल अगर लंबी उम्र भी हो गई, वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। अच्छा काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। हमारे जो नौजवान हैं उनसे गुजारिश है, जो हॉर्टिकल्चर है, आप जरा सीखिए पंजाब के नौजवानों से। कनाडा में भी रहते हैं सर, बीच में वहां भी जाते हैं, लेकिन अपनी खेती बाड़ी से जुड़े हुए और फक्र से कहते हैं कि मैं किसान हूं। हरियाली हरियाली वहां पंजाब में होती है, देखा आपने। ये हमारा यहां पर उनसे गुजारिश है जवानों से, जो हम जिस तरीके से हम अपने फर्टाइल लैंड को अनऑर्गेनाइज तरीके में, यहां भी मकान वहां भी मकान, खेती में भी, ऑर्चर्ड्स में भी, एग्रीकल्चर में भी, उससे हम अपना नुकसान कर रहे हैं। आप मेहनत करिए, खाली सरकारी नौकरियों के पीछे मत दौड़िए। इस फ्रूट इंडस्ट्री को, एप्पल को आप बूस्ट करिए। ये आप देखिए, अगर आप अपने बगीचे में ना, सहन में जहां आपके फ्लावर्स लगे होते हैं, गार्डन है आपका, उसमें जरा आप बल्गेरिया लगाए, गलामस लगाए। हाँ, फिर आप देखिए अगर 500-400 डब्बे आपको मिलेंगे ना, साल का खर्चा आपको निकलेगा। एक जवान को मैं गुजारिश करता हूं, इस बुरी चीजों से आप दूर रहे। और जहां तक यहां पर बाकी मामलात है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, जज्बात से काम मत लीजिए। आप अकल से काम लीजिए, जज्बात से काम मत लीजिए, और उस चीज की ओर मेहनत करिए जो हम हासिल कर सकते हैं, जिससे हमारा तशख्खुस, जिससे हमारी बरकरार रहेगी। और एक अचीवेबल सोल्यूशन के लिए हम सबको मिलकर स्ट्रगल करनी चाहिए। लोगों से गुजारिश है, SOPs को फॉलो करिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए और अच्छा काम करिए, नेकी करिए। इंशाल्लाह यहां भी और वहां भी अल्लाह ताला उसका सही फल देगा। शुक्रिया नाज़रीन, हम शुक्रिया करते हैं इरफान साहब का। इससे पहले कि हम आपसे ये इरफान साहब का जो इन्होंने कहा है कि एक वालिदैन को बच्चों पर तवज्जो देनी है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, और इनके पास बहुत सारे सवालात लेकर आप आए हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े अच्छे तरीके से इनका जवाब दिए। और इन्होंने जो कहा है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर, मेवा बागात के जो मालिक हैं, जो व्यापारी हैं, जो ये मेवे का काम कर रहे हैं बेचारे, वो उनके बागात तबाह हुए हैं। नकली अद्वियात आए हैं मार्केट में, फंजिसाइड में आए हैं, या सिस्टमिक में आए हैं, या कोई वो ये ऐसी दवाएं, सब स्टैंडर्ड दवाएं आई है जिनकी वजह से इनके बागात तबाह हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि इरफान साहब, उनके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसी पैदा सरकार को पैदा करनी चाहिए कि, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए कि ऐसी दवाएं वो मार्केट में पहले उनको इजाज़त न दी लाने की, और बागात पहुंचने तक की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरफ जो 70% लोग हैं इस मेवा इंडस्ट्री से वाबस्ता है, कश्मीर की इकोनॉमिकल ये बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, इसकी तरफ खास तवज्जो देनी है सरकार को। और एजुकेशन के हवाले से भी मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन के हवाले से भी इरफान साहब के काफ़ी बड़े बुलंद विचार है। तो इनका यही कहना है कि बच्चे तालीम हासिल करें, पढ़ने में लगें, लिखने में लगे, सरकारी की नौकरियों के पीछे न पड़े, अपना कारोबार डेवलप करें, अपनी तिजारत डेवलप करें, अपना जहन बनाए, जो वो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। लिहाजा आज हम इरफान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने तकलीफ की है, तकलीफ गवारा की है हमारे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम।